नमस्कार। ज्यादा समय नहीं हुआ, आपको याद ही होगा, बस कुछ एक साल पहले तक कि कैसे अलगाववादी ताकतें और उनके प्रेमी तथा कथित मानवाधिकार संगठन कश्मीर को बिगेस्ट ओपन एयर जेल जैसे तमगों से नवाजती थी और दुनिया भी इस झूठ पर जाने अनजाने यकीन करती थी। लेकिन अब जरा इन कश्मीर की इन ताजा तस्वीरों को देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? लंबी लंबी कतारें। दरअसल ये जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे फेज के मतदान की तस्वीरें। देखिए कैसे भारत के संविधान में आस्था रखने वाले कश्मीरियों की लंबी लंबी कतारें लगी। हर कोई बेताब है अपने लोकतांत्रिक अधिकार के प्रयोग करने के लिए। और जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर बदली हुई है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक जो प्रोपेगेंडा था उसमें भी जबरदस्त बदलाव आया है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो चुका है। यूएनजीए का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर अक्सर पाकिस्तान तो हमेशा जम्मू कश्मीर को जोर शोर से उठाता ही है, लेकिन उसका एक खासम खास दोस्त है तुर्की है। वो भी, उसका प्रेसिडेंट जब भी यूएनजीए में वक्तव्य देते थे, भाषण देते थे, जरूर वो कश्मीर का जिक्र करते थे। लेकिन ये पहली बार इस बार 2024 में, अब जो सितंबर में फिलहाल यूएनजीए का सेशन चल रहा है, उसमें जब तुर्की के प्रेसिडेंट भाषण देने आए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया, दूर दूर तक कोई उन्होंने अपने भाषण में उनका जिक्र नहीं किया। ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है और ये बताती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर को लेकर क्या छवि बदली हुई, क्या छवि बनी है। आप सबको पता चला है कि जम्मू कश्मीर अब वो जम्मू कश्मीर नहीं है जहां पर आतंकवाद, अलगाववाद हुआ करता था, जहां पर प्रोपेगेंडा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर लेवल पर भारत के ऊपर उंगली उठाई जाती थी। लेकिन अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान के सबसे खासम खास और खुद तुर्की, जो कि हर बार जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते थे, उन्होंने भी यूएनजीए पर इस मसले को ड्रॉप कर दिया है। सिर्फ ये कश्मीर की लंबी लाइन नहीं, बल्कि पहले जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को लेकर हल्ला मचाया जाता था, झूठ फैलाया जाता था, प्रोपेगेंडा किया जाता था, उसके बरक्स इन तस्वीरों को देखिए। ये 15 देशों के डिप्लोमेट्स का एक डेलीगेशन है जो कि मतदान के दिन, दूसरे फेज के मतदान के दिन कश्मीर में था और कश्मीर के उन इलाकों में गया, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गया जो कि सबसे ज्यादा अलगाववाद और आतंकवाद से प्रभावित रही है। खासतौर पर श्रीनगर के वो डाउनटाउन का इलाका, जादीबल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिप्लोमेट 15 देशों के डिप्लोमेट्स को ले जाया गया। न सिर्फ जादीबल में बल्कि आसपास की 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन डिप्लोमेट्स को घुमाया गया, दिखाया गया कि कैसे जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्योहार है पोलिंग, उसमें लोग उत्साह से शामिल हो रहे हैं बिना किसी रोक टोक, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई बॉयकॉट नहीं। और इन जो डिप्लोमेट्स गए थे उसमें कोई ऐसे ही देश नहीं थे जो कि भारत के चाहने वाले हो। उसमें यूएसए, मैक्सिको, गयाना, साउथ कोरिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे जैसे देश जो कि मानवाधिकार को लेकर इतने संवेदनशील रहते हैं, सिंगापुर, फिलीपींस, नाइजीरिया, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया, सोमालिया, पनामा, कुल 15 देशों के डिप्लोमेट्स वहां गए थे। और जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा, अपने एक्सपीरियंस को फैंटास्टिक बताया। ये है बदले कश्मीर की तस्वीर। लेकिन उमर अब्दुल्ला को यह आइडिया पसंद नहीं आया, उन्होंने इसका भी विरोध कर डाला। उन्होंने कहा कि क्यों डिप्लोमेट्स को यहां पे लाया जा रहा है। हालांकि आपको याद होगा कुछ एक हफ्ते पहले यूएस के 2-3 डिप्लोमेट्स उनसे मिलने आए थे, तब उन्होंने नहीं कहा। लेकिन अब जब पूरी दुनिया देख रही है खुले आंखों से, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, कि कैसे जम्मू कश्मीर में शांति बहाली भी है, लोकतंत्र में आस्था भी स्पष्ट दिखाई दे रही है, उससे उमर अब्दुल्ला को जाहिर है दिक्कत होगी। उन्होंने जाहिर भी की। लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत जो दूसरे फेज का मतदान है हुआ है, उससे उमर अब्दुल्ला को होने वाली है, क्योंकि 2 सीटों पर लड़े थे उमर अब्दुल्ला साहब। लेकिन जो अभी तक रुझान आ रहे हैं मतदान के बाद, उससे यह सामने आ रहा है कि उमर अब्दुल्ला दोनों ही सीटों से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी राह विधानसभा के लिए आसान नहीं होने वाली, ये रुझान मिल रहे हैं। बहरहाल क्या कैसे मतदान हुआ? कुल मतदान जो दूसरे फेज का मतदान हुआ वो 57.03
परसेंट रहा। 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बडगाम की थी उसमें बडगाम उत्तरी कश्मीर का जो जिला है बडगाम, उसमें 62 करीब करीब 63% वोटिंग हुई। इस बडगाम में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी, बीच में पीडवा में करीब करीब 63%, बडगाम में शहर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें करीब करीब 47% से ज्यादा। और बडगांव से यहीं पर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर करीब करीब 47% के आसपास वोटिंग रही। चडूरा में वोटिंग परसेंटेज 54% से ऊपर रहा। चरारा शरीफ में धमाकेदार 66%, खान साहिब में भी करीब करीब 68% वोटिंग हुई। ये बडगाम की हालत थी। गांधरबल की भी दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान हुआ। गांधरबल सीट पर अगेन उमर अब्दुल्ला यहां से चुनाव मैदान में थे, 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे थे। यहां पर करीब करीब 53% 53 से 54% के आसपास यहां पर वोटिंग हुई है। कंगन जो कि रिजर्व सीट है, यहां पर करीब करीब 68% वोटिंग हुई है, धमाकेदार वोटिंग। इसके अलावा जम्मू संभाग के पुंछ की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान हुआ, यहां पर धमाकेदार वोटिंग हुई, 73.80%, करीब करीब 74% वोटिंग यहां पर हुई है। और राजौरी में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजौरी जिले के मतदान हुआ है, जिसमें करीब करीब 71% वोटिंग हुई है। इसके अलावा रियासी जिले में भी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान हुआ दूसरे फेज का, यहां पर भी करीब करीब 75% वोटिंग हुई है। यानी ये जो जम्मू रीजन के 3 जिले थे, इनमें कुल मिलाकर जो वोटिंग हुई है वो 70-75% के आसपास है। अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। ये इसलिए भी अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि अगर आप देखें शेष भारत के दूसरे इलाके, शहरी इलाके पर जो प्लेन एरियाज है, वहां पर इतनी वोटिंग होना समझ में आता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है जम्मू के, चाहे वो रियासी का क्षेत्र हो, राजौरी का हो, ये दुर्गम पहाड़ी पर्वतीय इलाके, लेकिन यहां पर भी जितना उत्साह है वो अपने आप में ये बताने वाला है कि किस कदर लोगों की आस्था है भारतीय लोकतंत्र में। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखें तो गुलाबगढ़ में 72% से ज्यादा, रियासी में करीब करीब 70%, माता वैष्णो देवी जो कि एक नई सीट इस बार बनाई गई थी, जो परिसीमन हुआ था, यहां पर 80% सबसे ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है। मेंढर में करीब करीब 70%, पुंछ हवेली सीट पर करीब करीब 73%, सुरनकोट में 72% से ज्यादा, बुढ़ाल सीट पर करीब करीब 67%, कालाकोट जो सुंदरबनी है वहां पर भी 66% से ज्यादा, नौशेरा पर करीब करीब 69% वोटिंग हुई है। यहां पर बीजेपी के पूर्व लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे रविंद्र रैना यहां पर चुनाव मैदान में थे, वो काफी मजबूत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, आसानी से सीट निकाल लेंगे। राजौरी जो कि रिजर्व सीट थी एसटी के लिए, उसमें करीब करीब 71% वोटिंग हुई। थाना मंडी में 68% से ज्यादा वोटिंग, तो जबरदस्त वोटिंग परसेंटेज यहां पर दिखाई दिया। लेकिन जो कि एक इलाका, एक जिला जिनमें दूसरे फेज में जहां पर उतना उत्साह नहीं दिखा, वो था श्रीनगर का इलाका। श्रीनगर जहां पर अलगाववादी ताकतें, जितने भी अलगाववादी संगठन बने हुए थे, वो इन इलाकों में जब वोटिंग हुई तो यहां पर कुल वोटिंग परसेंटेज 30% के आसपास रहा। और सेंट्रल शाल्टेंग जहां पर भी 29% के आसपास वोटिंग रही। यहां पर फिलहाल जो कांग्रेस के, स्टेट कांग्रेस के जो अध्यक्ष है तारिक हामिद कर्रा, वो है, और जो रुझान आ रहे हैं कि उनकी हालत भी पतली है, वो भी किसी तरह उनकी राह भी आसान विधानसभा के लिए नहीं होने वाली है, और संभावना ये है कि वो इस सीट से हार सकते हैं। चानपुरा हो यहाँ पर 27%, ईदगाह पर करीब करीब 35%, हबा कदल यहाँ पर सबसे ज्यादा लोवेस्ट वोटिंग परसेंटेज रहा, 18.80%। हजरतबल में करीब करीब 31%, खानियार में 24%, जादीबल में करीब करीब 28% से ज्यादा, और लाल चौक में 35% के आसपास वोटिंग रही। एक बड़ा यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, 3500 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए थे, 15,000 से ज्यादा पोलिंग ऑफिशियल लगाए गए थे। हालांकि पहले फेज की तुलना में देखें तो इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो करीब 5-6% कम रहा, लेकिन जो जिस तरीके से
ये इस बार दूसरे फेज की पोलिंग रही, कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय खबरें नहीं आई, किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, किसी तरह की कोई भी एक सुई के इधर इधर होने की खबर भी कहीं से भी नहीं आई। ये अपने आप में बड़ा अनप्रेसिडेंटेड रहा और ये अपने आप में सबसे बड़ी सफलता है प्रशासन की भी और इलेक्शन कमीशन की भी। अगर हम पहले फेज को देखें तो पहले फेज में भी मैंने पहले भी बताया है कि 24 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें साउथ कश्मीर की 16 सीट थी जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील प्रभावित सीटें थी। इसके अलावा जम्मू के किश्तवाड़, डोडा, रामबन की भी 8 सीटों पर मतदान हुआ था। उस वक्त 61% से ज्यादा पहले फेज में मतदान हुआ था, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। तो पहले फेज के बाद दूसरे फेज में जिस तरीके से शांतिपूर्ण मतदान रहा, तो अब तीसरे फेज का मतदान होना बाकी है। तीसरे फेज की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी, उसके बाद 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन पहले फेज की तो जो वोटिंग हुई है उससे समझ में आ रहा है कि इस बार बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता, धुरंधर नेता रहे हैं, उनकी कुर्सी अब खतरे में दिखाई दे रही है। लोगों ने मन बना लिया है, जिसमें एक बड़ा नाम, जैसे मैंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का भी है। 2 सीटों से खड़े हुए थे, पहले गांधरबल से उन्होंने फैसला किया, लेकिन बाद में लगा गांधरबल में जीतना मुश्किल हो सकता है, तो उन्होंने एक और सुरक्षित सीट ढूंढी, वहां पर वो बड़गांव में उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन अब खबर यह है कि दोनों ही सीट पर उमर अब्दुल्ला की हालत पतली है, वो उनकी जीतने की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। अगर जीते भी तो बेहद कम मार्जिन से, लेकिन ज्यादा संभावना है कि दोनों ही सीटों से उमर अब्दुल्ला हार सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल शार्टिंग से, जैसे मैंने कहा कि जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनके भी हारने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ये समझ में आ रहा है कम से कम कश्मीर में लोगों ने मन बना लिया है कि जो बड़ी बड़ी अब तक की जो सत्ता में जो धुरंधर नेता बने हुए थे, जो कई कई बार के विधायक रहे हैं, उनको धूल चटाने का फैसला कश्मीर के मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है। अब तीसरे उत्तरी कश्मीर की कुछ सीटें और जम्मू संभाग की ज्यादातर सीटों के जो चुनाव है वो 1 अक्टूबर को होंगे। नतीजे जैसे मैंने कहा कि 8 अक्टूबर को आएंगे। उसमें इतना जाहिर है कि लोकतंत्र इस पूरे खेल में यहां पर सबसे बड़ा हीरो सामने है, और उसको लोकतंत्र में हीरो बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो खुद जम्मू कश्मीर के उन मतदाताओं की है, जिनको लगातार आतंकवाद और अलगाववाद के दंश ने कई दशकों तक पीड़ित बनाकर रखा था। अब उनको आवाज मिली है, उनको अधिकार मिला है, तो वो उसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार।